हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं एंड उसके बाद उसके एल्गोरिथम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया हुआ है जहां पे हमने दो 2x2 मैट्रिक्स को एज अ इनपुट के तौर पे लिया है और हमें आउटपुट के तौर पे भी एक 2x2 मैट्रिक्स ही मिल रहा है। अभी जब भी हमें कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तब हमें दो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। फर्स्ट, कि पहला जो भी मैट्रिक्स है उसकी कॉलम की साइज एंड दूसरा जो भी मैट्रिक्स है उसकी रो की साइज हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। एंड जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसकी रो की साइज पहले मैट्रिक्स की रो की साइज के बराबर, यानी कि इस केस में 2, एंड उसकी कॉलम की साइज दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की साइज के बराबर, यानी कि इस केस में 2। लेट्स से हम एक और एग्जांपल को समझे तो सपोज हमारे पास पहले मैट्रिक्स की साइज है 4x3 और दूसरे मैट्रिक्स की साइज है 3x2, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स की कॉलम की साइज और दूसरे मैट्रिक्स की रो की साइज सेम है एंड जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो पहले मैट्रिक्स की रो की साइज यानी कि 4 एंड दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की साइज यानी कि 2, यानी कि 4x2 का मैट्रिक्स हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के तौर पे मिलेगा। नाउ हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं वो देखें तो सबसे पहले हम C00 एलिमेंट के बारे में बात करें, यानी कि हमें C00 एलिमेंट फाइंड करना है। तो उसकी रो नंबर है 0 और उसकी कॉलम नंबर है 0, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की उसी रो को हमें कंसीडर करना है और सेकंड मैट्रिक्स की उसी कॉलम को हमें कंसीडर करना है। एंड उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट टू राइट हमें जाना है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर टॉप टू बॉटम हमें जाना है और मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि A00 एंड B00 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि हमें 4 देता है एंड उसके बाद A01 एंड B10 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि वो भी हमें 4 देता है एंड उसके बाद हमें सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को ऐड करना है, यानी कि इसका आंसर 8 आएगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक और एग्जांपल ले तो सपोज हमें C11 फाइंड करना है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये रो और ये कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने देखा कि हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाना है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर टॉप टू बॉटम जाना है, यानी कि ये 3 और ये 3 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि हमें 9 देता है एंड ये 4 एंड ये 1 का मल्टीप्लिकेशन हमें 4 देता है, यानी कि 9 प्लस 4 हमें 13 आउटपुट के तौर पे दे रहा है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि अगर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के किसी भी पोजीशन पे रहे हुए एलिमेंट को फाइंड करना है तो हमें कोई एक कॉमन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसके लिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि C of ij is equals to something। नाउ अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके अंदर किसी भी एलिमेंट के रो की वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के बराबर होती एंड किसी भी एलिमेंट के कॉलम की वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि अगर हम ये वैल्यू को I एज्यूम करें और ये वैल्यू को हम J एज्यूम करें तो I की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो 0 0 1 1 है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की वैल्यू भी 0 0 1 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की वैल्यू 0 0 1 1 है। सेम वे J की वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो वो 0 1 0 1 है और सेकेंड मैट्रिक्स की J की वैल्यू हम ऑब्जर्व करें तो वो भी 0 1 0 1 है और यहाँ पे भी 0 1 0 1 है। उसके बाद हम फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू को देखें तो
फर्स्ट केस में वो 0 है और सारे एलिमेंट्स के लिए हम देखें तो वो 0 0 ही मिल रही है। एंड सेकेंड केस में वो 1 है और सारे केस में वो हमें 1 1 ही मिल रही है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि सी आई जे की वैल्यू ए आई जीरो इंटू बी जीरो जे प्लस ए आई वन इंटू बी वन जे के बराबर है। अभी नेचुरली हमें ऐसा क्वेश्चन राइज होता है कि अगर कोई भी साइज का एरे दे तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होगी। लेकिन किसी भी साइज के मैट्रिक्स के लिए हमें ये चीज अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे जो 0 0 और यहाँ पे जो हमें 1 1 मिल रहा है वो और कुछ नहीं है लेकिन फर्स्ट रो की कॉलम की वैल्यू और सेकेंड रो की वैल्यू सेम है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सी ऑफ आई जे है वो और कुछ नहीं है लेकिन ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे की वैल्यू का समेशन है, जहां पे के की वैल्यू इस केस में 0 से लेके 1 तक जाती है। और अगर हमारे पास कोई दूसरे साइज का एरे होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो के की वैल्यू है वो और कुछ नहीं है लेकिन हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की साइज एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो की साइज है वहां तक जानी चाहिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर आई और जे के लिए के की वैल्यू मल्टीपल हो सकती है। यानी अगर हम एक आई का लूप ले तो उसके अंदर हमें के लूप को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, यानी कि पहले हमारा आई वाला लूप आएगा और उसके अंदर हम के वाला लूप लिखेंगे। लेकिन अगर हम सारे एलिमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होती है, उस वक्त जे की वैल्यू 0 एंड 1 होती है। उसके बाद आई की वैल्यू 1 होती है, उस वक्त भी जे की वैल्यू 0 एंड 1 होती है। यानी कि सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले हम आई वाला लूप लिखेंगे, उसके अंदर हम जे वाला लूप लिखेंगे और उसके अंदर हम के वाला लूप लिखेंगे। तो लेट अस से इसका एल्गोरिदम भी हम एक बार समझ ले तो हमारे पास एल्गोरिदम का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर हमने दो मैट्रिक्स पास किए हैं ए एंड बी, उसके साथ साथ ए की रो साइज एज वेल एज ए की कॉलम साइज पास की है एंड बी की रो साइज एज वेल एज बी की कॉलम साइज हमने पास की है। अभी सबसे पहले हमने देखा कि हमें आई वाला लूप लिखना है, तो हम आई को इनिशियलाइज करते हैं 0 से एंड उसके बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी रो की साइज फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए की रो की साइज के बराबर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आई वाले लूप को हम आई की वैल्यू ए रो साइज से कम हो तब तक रिपीट करेंगे। यानी कि थर्ड नंबर से लेके 11 नंबर तक का हमारा आई वाला लूप हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज लिखी है कि जे की वैल्यू 0 और जे और कुछ नहीं है लेकिन हमारी कॉलम की वैल्यू और हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम की साइज के बराबर होती है। यानी कि हम जे वाले लूप को जब तक जे की वैल्यू बी की कॉलम की साइज से छोटी हो तब तक एग्जीक्यूट करेंगे। और हमने यहाँ पे लिखा है कि जे वाला लूप 10 नंबर के स्टेप तक चलता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारा जे वाला लूप होगा। उसके अंदर हमने सी ऑफ आई जे को 0 से इनिशियलाइज किया है। वो क्यों किया है वो हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम वो समझते हैं कि हमने के को 0 से इनिशियलाइज किया है। अभी के वाले लूप को हमें ए की कॉलम की साइज या फिर बी की रो की साइज तक चलाना है, क्योंकि ए की कॉलम की साइज या बी की रो की साइज सेम ही होती है। और इसी वजह से हमने यहाँ पे वही लिखा है कि के लेस देन ए ऑफ कॉलम साइज हो तब तक हमें 9 नंबर तक के स्टेप्स को रिपीट करना है। यानी कि ये हमारे के वाला लूप हो गया, जिसके अंदर हमने लिखा है कि सी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। अभी ये स्टेप्स तो हमें समझ में आ गया कि जब के की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी एंड जे की वैल्यू 0 होगी, तब हमें सी ऑफ 0 0 फाइंड करना है। और सी ऑफ 0 0 हमने आगे देखा था कि और कुछ नहीं है लेकिन ए ऑफ 0 0 इंटू बी ऑफ 0 0 एंड ए ऑफ 0 1 इंटू बी ऑफ 1 0 है।
यानी कि हम सिंपली अगर यहाँ पे वही चीज लिखे तो सबसे पहले k की वैल्यू 0 होती है, उस वक्त हमें a00 की वैल्यू मिलती है एंड उसको हम b00 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड टाइम हम k की वैल्यू 1 करेंगे यानी a01 इंटू b10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें दोनों का एडिशन करना है, यानी कि हमें जो आगे वाला हमारा टर्म है उसको भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम उसको C00 के अंदर ही स्टोर करते हैं, यानी कि हम C00 की इनिशियल वैल्यू को 0 ले लेते हैं, यानी जब फर्स्ट टर्म ऐड होगा उसके बाद ये 0 प्लस आगे वाले केस के अंदर हम देखना चाहे तो 4 मिलेगा, यानी कि 0 प्लस 4 हमें 4 देगा। जब सेकेंड टाइम हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त C ऑफ ij की वैल्यू 4 होगी और उसके अंदर हम a01 इंटू b10 ऐड करेंगे और वो उसकी भी वैल्यू 4 ही है, यानी कि हम 4 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो वो हमें 8 देगा, यानी कि C ऑफ ij की वैल्यू 8 स्टोर होके मिलेगी। यानी इसी वजह से हमने यहाँ पे C ऑफ ij की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है। अगर हम C ऑफ ij की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब हमें ये वैल्यू गार्बेज मिलेगी और गार्बेज वैल्यू के अंदर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारी जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट की वैल्यू है वो गलत आ सकती है एंड जब सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे तब हमें जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यानी कि हमारा C हम रिटर्न कर देंगे। सो आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम एज वेल एज एग्जाम्पल के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।